गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने इस चैनल फिजिक्स पढ़ना पे हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम थंबनेल देखकर आप लोग जानिए गए होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के हिस्ट्री पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद L3 के मतलब समझते हैं आप लोग। L3 के मतलब लेक्चर 3। इससे पहले भी हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे जो कि फिजिक्स पढ़ना चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और जो हिस्ट्री का होगा उसमें दोनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर 1 में हम ऑल यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। फिर लेक्चर 2 में लघु उत्तरीय प्रश्न ही हैं, जो उसमें कुछ प्रश्नों का हम उत्तर बताए हैं। अब हम लेकर आए हैं लेक्चर 3। अब लेक्चर 3 में भी लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो इसीलिए उसको 2 वीडियो में सोचे कि 2 लेक्चर में उसका कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि लघु उत्तरीय का एगो वीडियो हम बना चुके हैं लेक्चर 2 में। उससे भी पहले एगो ऑब्जेक्टिव का बना चुके हैं वीडियो, वो लेक्चर 1 में है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव का एगो वीडियो है, लघु उत्तरीय का ये दूसरा वीडियो है। इससे भी पहले लेक्चर 2 में हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, यह एग्जाम के दृष्टि से जो भी 2026 में एग्जाम देंगे क्लास 10 के, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जो कि क्लास होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए देखिए, इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे भी पीछे कुछ प्रश्नों का हम जो कि बारे में बता चुके हैं। अब यह जो कि क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके साथ, जो है राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे। राष्ट्र मतलब होता है देश, यानी राष्ट्र का जो भी बोध होगा तो उसका मतलब होगा देश। यानी इसमें बताए हैं, हम लिखे हैं कि राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्रवाद कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ देश होता है और वाद का अर्थ विचारधारा या सिद्धांत, यानी जिस देश का विचारधारा या कोई नियम। तो देखिए राष्ट्रवाद कितने शब्दों से मिलकर बना है? राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ देश होता है और वाद का अर्थ विचारधारा या सिद्धांत, अर्थात देश के प्रति प्रेम और लगाव रखने की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो सिंपल बात है कि राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद का अर्थ होता है विचारधारा या सिद्धांत, अर्थात देश के प्रति प्रेम और लगाव रखने की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका नॉर्मल अगर आप लोग को सिंपल लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो वहीं यहाँ पर कहें कि देश के प्रति प्रेम और लगाव रखने की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए सबको अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव होता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। राष्ट्रवाद का मतलब ही, राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ ही होता है देश और वाद का अर्थ होता है विचारधारा या सिद्धांत, अर्थात देश के प्रति प्रेम और लगाव रखने की भावना को ही क्या कहते हैं हम जी? राष्ट्रवाद कहते हैं। यह एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद का अर्थ होता है विचारधारा या सिद्धांत, अर्थात कहेंगे कि देश के प्रति प्रेम और लगाव रखने की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने नंबर में आएगा एग्जाम में? 2 नंबर में।
अब आती आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया, ना समझ में आया होगा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा, जहाँ भी डाउट लगेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसको देखेंगे तो ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट के तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो है कि नेपोलियन युग क्या है। देखिए नेपोलियन युग क्या है, यानी युग के मतलब कहलाता है समय। जैसे वर्तमान समय में अगर कह दे भारत सरकार में, यानी भारत देश में, तो भारत देश में 2014 से लेकर अभी वर्तमान में जो 2025 है, 2014 से लेकर 2025 तक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो कह सकते हैं कि मोदी युग क्या है, तो मैं कहेंगे कि 2014 से लेकर 2025, अभी आगे भी रहेंगे, तो 2014 से लेकर 2025 तक, आगे 29 तक रहेंगे, ठीक है, 24, 28, 29 तक रहेंगे। तो 2014 से लेकर 2025 तक के युग को भारत में क्या कहा जाता है, मोदी युग। वैसा ही कह रहा है कि नेपोलियन युग क्या है, तो नेपोलियन युग के मतलब नेपोलियन फ्रांस का जो शासक थे, देखिए बताए हैं कि नेपोलियन वर्ष 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक फ्रांस का शासक थे। इसीलिए वर्ष 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक युग को, यानी समय को नेपोलियन युग कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जैसे कि बताए हैं कि नेपोलियन वर्ष 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक फ्रांस के शासक थे। इसीलिए वर्ष 1804 से 1815 ईस्वी तक के समय को, युग को नेपोलियन युग कहा जाता है या कहते हैं। कोई डाउट आएगा क्वेश्चन में कि नेपोलियन युग क्या है, नेपोलियन युग क्या है, तो समझिए कि 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक किसका समय था, नेपोलियन का। कहाँ पर, फ्रांस का, फ्रांस में। तो उसी युग को, उसी समय को क्या कहा जाता है, नेपोलियन युग कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था, नेपोलियन 1814 देता है, लेकिन 1815 में जो कि इनका पूरा शासनकाल खत्म हुआ था। तो इसीलिए समझ में आया होगा कि नेपोलियन युग क्या है। तो नेपोलियन वर्ष 1804 से लेकर 1815 तक फ्रांस का शासक थे। इसलिए 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक को नेपोलियन युग कहा जाता है। कोई डाउट है? उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझाने के लिए हम भारत के जो कि प्रधानमंत्री पर भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो वहीं युग के मतलब क्या होता है, समय। युग का मतलब क्या होता है, समय, यानी नेपोलियन समय क्या है। तो वहीं 1804 से लेकर 1815 ईस्वी तक के समय को किसका युग कहा जाता है, नेपोलियन युग कहा जाता है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बोल देना है कमेंट में, जिसका कि हम आप लोग को बताएंगे जो भी डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है। अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें जानते होंगे कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया। यह एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो देखिए मेटरनिक युग क्या है। जब नेपोलियन का युग समाप्त होता है 1815 में, तो इनका चालू होता है 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है, यानी मेटरनिक का समय कहा जाता है। क्या कहेंगे कि वर्ष लिखे हैं हम कि वर्ष 1815 से लेकर 1848 तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। जैसा कि पहले ही बताए हैं कि नेपोलियन का जब युग समाप्त हुआ तो उसके बाद जो कि इन्हीं का युग आया। तो 1815 से लेकर 1848 तक के समय को मेटरनिक का समय कहा जाता है या मेटरनिक युग कहा जाता है। इतना वर्ष में कितना वर्ष होगा, खुद से सोचिए कि 1815 से लेकर 1848 तक के समय में, यानी इतने वर्षों में
उन्होंने कोई सुधार नहीं किया और उसका कहना था कि शासन करो पर कोई सुधार नहीं, यानी राज करो पर कोई सुधार मत करो। देखिए लिखे हैं कि इतने वर्षों में मेटरनिक ने कोई सुधार नहीं किया, इसका कहना ही था कि शासन करो पर कोई सुधार नहीं। मेटरनिक का क्या कहना था कि शासन करिए पर कोई सुधार मत करिए। तो चलिए देखेंगे कि हम लोग आखिरी बार की मेटरनिक क्या है। तो 1815 से लेकर 1848 तक के समय को किसका युग कहा जाता है, किसका समय? तो मेटरनिक का समय कहा जाता है। इतने वर्षों में 1815 से लेकर 1800 उन्होंने कोई सुधार नहीं किया और उसका कहना था कि शासन करो पर कोई सुधार नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, यह पुरातन व्यवस्था पर ही ज़्यादा ध्यान देता था, राजतंत्र ये अपनाना चाहता था, जिसे वियना सम्मेलन के पीछे वीडियो में हम बताए हैं कि वियना सम्मेलन में तो ये परिवर्तन नहीं करना चाहता था, ये लोकतंत्र नहीं चाहता था, यानी गणतंत्र नहीं चाहता था, ये चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही लगा रहे, यानी राजतंत्र ही स्थापित रहे जहाँ जहाँ भी शासन किया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा आप कमेंट करिए, क्वेश्चन वाइज कमेंट करिएगा हम सबका, जो कि कमेंट के द्वारा ही आपका आंसर हम डाउट बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, यानी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि फ्रांस में जो क्लास 10 में 3 प्रकार की क्रांति के बारे में पढ़ना है। एगो 1789 यानी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। लुई 14वां के बाद फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। फिर 1830 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। उस समय फ्रांस का शासक था चार्ल्स 10वां। और फिर एगो 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। कितने में? 1848 में। उस टाइम लुई फिलिप थे फ्रांस का शासक। कौन थे? लुई फिलिप। 3 गो क्रांति के बारे में इस क्लास 10 में पढ़ना है फ्रांस की क्रांति में कि 1789 में एगो हुई थी, उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां। 1830 में एगो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस टाइम फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स 10वां। एगो 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। उस टाइम फ्रांस का शासक था लुई फिलिप। अब यही में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आप लोग खुद से सोचिए कि जब एगो 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय लुई फिलिप था कहाँ के शासक? तो फ्रांस के शासक। और जब वो फ्रांस के शासक था तो क्रांति होने का कारण जरूर होगा वहीं। जैसे अभी वर्तमान में भारत सरकार में कोई जो कि भारत देश में कोई कार्य हो जाए, क्रांति कारण होती, तो सब लोग कहेंगे कि जो अभी सरकार में है, जैसे नरेंद्र मोदी जी सरकार में है, तो उन्हीं को सब लोग कहेगा कि वही कारण थे। तो ऐसे ही कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो वहीं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन होगा? लुई फिलिप। देखिए आगे हम लिखे हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण लुई फिलिप द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री गीजो था। देखिए लुई फिलिप एक उदारवादी व्यक्ति था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। वह अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचता था, इसीलिए उन्होंने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें समझाएंगे कि प्रधानमंत्री गीजो था। गीजो के शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई। गीजो के शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई, जिसके बाद फ्रांस की जनता 1848 ईस्वी में क्रांति की, जिसे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। यानी इसको लिखना होगा कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लुई फिलिप द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री गीजो था। गीजो एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, ठीक व्यक्ति नहीं था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसके शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई।
तो फ्रांस के यानी जिसके बाद फ्रांस की ही जनता क्या करेगी कि 1848 में क्रांति करेगी। वो कहाँ करेगी? तो फ्रांस में, जिसे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लुई फिलिप द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री गीजो था। गीजो के शासनकाल में फ्रांस के अंदर बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ने लगी, क्योंकि वह अमीरों का सहायता करता था, अमीरों के साथ रहना पसंद करता था, गरीबों के साथ नहीं। तो उसके साथ जो कि क्या हुआ कि उसके शासनकाल में भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की जनता 1848 में क्रांति की कहाँ करेगी? फ्रांस में, जिसे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहा गया। उम्मीद करते हैं कि अब सभी लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप एगो क्या है? महादेश है। यूरोप पे क्या है? महादेश है, जिसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं, ठीक है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनान, पोलैंड, हंगरी, ये सब देश आता है। तो उसी में कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानबे करते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव इन देश को। राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट अनेक तरह से सहायक हुए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था। वह फ्रांस का राजा बनने के बाद जनता के अच्छाई के लिए, यानी जनता के कार्य करने के लिए, जनता को खुश रखने के लिए नेपोलियन संहिता कानून लाया, ठीक है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था। वह फ्रांस का राजा बनने के बाद जनता के अच्छाई के लिए, यानी जनता को खुश करने के लिए नेपोलियन संहिता कानून लाया, जिससे इसका नाम पूरे यूरोप में फैल गया। यूरोप में क्या है? महादेश। इस महादेश के अंतर्गत अनेकों देश आते हैं। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 1806 ईस्वी में जर्मन राज्य का निर्माण की। यानी ये तो जर्मनी के, इटली के भी एकीकरण करने के लिए, फ्रांस के लिए तो बहुत कुछ किए। तो वहीं कह रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट अनेक तरह से सहायक हुए, क्योंकि वो जब फ्रांस के राजा थे तो उन्होंने जनता के अच्छाई के लिए, जनता के बढ़िया काम करने के लिए और जनता को खुश करने के लिए नेपोलियन संहिता कानून लाया था, जिससे फ्रांस भी पड़ता है यूरोपीय महादेश में, जिससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में इनका नाम फैल गया। जिसके बाद इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, क्योंकि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, उस छोटे छोटे राज्यों को जीत कर क्या किए कि 1806 में जर्मन राज्य का निर्माण किए, जिसमें कि योगदान हुआ, यानी सहायक हुआ जर्मनी का एकीकरण करने में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट अनेक तरह से सहायक हुए, क्योंकि जब वो फ्रांस के राजा बने तो राजा बनने के बाद, ठीक है, फ्रांस में जनता को खुश करने के लिए, ठीक है, जनता खुश करने के लिए, जनता को अच्छाई के लिए नेपोलियन संहिता कानून लाए, जिसके बाद इनका नाम पूरे यूरोप में फैल गया, यानी यूरोप महादेश में फैल गया। यूरोपीय महादेश के अंतर्गत जर्मनी भी आता है। उसके बाद इन्होंने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, जो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, उसका एकीकरण करने के लिए उसके छोटे छोटे राज्यों को जीतकर 1806 ईस्वी में जर्मन राज्य का निर्माण किया, जिसको कि एकत्रित कर दिए। तो जर्मनी का एकीकरण करने में भी क्या हो गया? सहायक हो गया। जर्मनी, ठीक है, इटली, सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इसलिए यह यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुए? सहायक हुए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा कुछ भी बताइएगा, जो दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, तबे हम समझ पाएंगे। नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई में क्या करते हैं कि नहीं पता चलता है। ऑफलाइन में तो पता चलता है कि लड़का लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में तभी पता चलेगा जब आप लोग बताइएगा, तब ना। तो इसे कैसे पता चलेगा? बोलिएगा तबे ना समझ में आ रहा है, पढ़ा रहे हैं जो ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे कि जर्मनी का एकीकरण के लिए, जर्मनी, देखिए क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? आप लोग जानते हैं कि बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? प्रासा के। प्रासा जो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था, प्रासा का चांसलर थे कौन? बिस्मार्क, ठीक है, जो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था।
ठीक है, तो वही कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। सबसे पहले देखिए, जब वो प्रासा का चांसलर बने, सबसे पहले ही से जो कि वो अपना सफल कूटनीति का परिचय देते आ रहे थे, इसीलिए विलियम प्रथम ने उन्हें प्रासा का क्या बनाया, चांसलर बनाया। जब वो प्रासा का चांसलर बने तो उन्होंने सबसे पहले रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। ठीक है, आता है ऑब्जेक्टिव में, पढ़ाए भी हैं आप लोग, हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव वाला पढ़े होंगे कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, प्रासा का। प्रासा क्या है, तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य है। तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा है, जो प्रासा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कौन सी नीति अपनाई, तो सबसे पहले जब वो प्रासा का चांसलर बना तो उन्होंने सबसे पहले रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। ठीक है, उसके बाद उसको पता था, नीति अपनाने में उसको पता था कि जब तक से हम युद्ध ना करेंगे तब तक से जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, क्योंकि फ्रांस का अधिकार था जर्मनी पर, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। उसको पता था कि बिना युद्ध के जर्मनी का एकीकरण हो भी नहीं करेगा, बिल्कुल। तो इसीलिए पता था, तो वह चाहता था कि रक्त एवं लौह नीति का पहले अवलंबन किया, और बाद वो जानता था कि बिना युद्ध के जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं। इसीलिए देखिए इसमें बताएंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना ही था कि बिना युद्ध का जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, पहले भी बताएं आप लोगों को। उसका मानना ही था कि बिना युद्ध के जर्मनी का एकीकरण तो भैया होगा ना एकदम। इसलिए उसने सेडोवा का युद्ध, आप लोग जानते हैं कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया एंड प्रासा, ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रासा। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को और सेडोन के युद्ध में फ्रांस को। सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। यह किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रासा के बीच। एक तरफ से प्रासा रहेगा ही, जहाँ के चांसलर कौन थे, बिस्मार्क। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को और सेडोन के युद्ध में फ्रांस को हराकर जर्मनी का एकीकरण कर दिया। यानी अब हम शुरू से बताएंगे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उनका मानना था कि जब तक से युद्ध नहीं करेंगे तब तक से जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं। इसीलिए वो सेडोवा 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से सेडोवा का युद्ध किया। ठीक है, सेडोवा एक जगह का नाम है जो जर्मनी में है। तो सेडोवा का युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ कर ऑस्ट्रिया को हराकर, और सेडोन ये भी एक जगह का नाम है, सेडोन जो कि सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच में। उसमें फ्रांस को हराकर, जो कि प्रासा के चांसलर बिस्मार्क थे, उन्होंने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ना समझ में आया होगा तो बोलिएगा कमेंट में। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाएं तो पूरी तरह से समझ में आ जाए। समझ में आया होगा तो यस सर बोलिए दीजिएगा आप लोग। तो आखिरी बार कह रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, तो तनकी सब याद कर लीजिए ना एकदम, कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसका मानना ही था कि जब तक से, देखिए भैया, जब तक से युद्ध ना करेंगे तब तक से जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं होगा। वो जानता था कि जब तक से युद्ध ना करेंगे तब तक से जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। इसीलिए वह सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर और सेडोन का युद्ध में फ्रांस को हराकर जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बड़ी गर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है, लगभग समाप्त हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो कि हमारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं इस वीडियो में, जो कि आप लोग को बता दें कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेक्चर 3 पढ़ाए हैं। ये जो लेक्चर 3 पढ़ाए, लेक्चर 3 से पहले हमारा 2 वीडियो है, एगो लेक्चर 1 होगा, एगो लेक्चर 2 होगा। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हिस्ट्री वाले में आप देखिएगा तो उसमें दिखाई देगा लेक्चर 1 और लेक्चर
2 वह दोनों वीडियो जरूर देखिए, तब लेक्चर 3 देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। एक वीडियो में हम ऑल ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ठीक है, एक वीडियो में हम बनाए हैं जो कि लघु उत्तरीय, ये जो कि हमारा लघु उत्तरीय का दूसरा वीडियो था, ठीक है, ये हमारा लघु उत्तरीय का दूसरा वीडियो था। इससे पहले लेक्चर 2 में एगो वीडियो बनाए हैं। तो इस तरह से पूरा लघु उत्तरीय क्या हो गया, समाप्त। अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा लेक्चर 4, उसमें क्या होगा कि इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा। दीर्घ के मतलब समझते हैं, 4 नंबर वाला, यानी बड़ा सा, क्योंकि सोशल साइंस में क्लास 10 के सोशल साइंस में 4 नंबर का पूछता है हिस्ट्री से, ठीक है, 5 नंबर का नहीं पूछता है, 4 नंबर का। तो अगला वीडियो हमारा आएगा तो दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। देखिए, ना समझ में आया होगा ना तो कमेंट जरूर करिएगा और पूछिएगा किसी क्वेश्चन का आंसर, तभी हम बताएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग कमेंट ना करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसे हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए, थोड़ा मतलब मन लगेगा, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक भी करिएगा, तभी ना मन लगेगा कि, क्योंकि पता चलेगा कि हमको पढ़ाने आ रहा है कि नहीं। अभी हमारा शुरुआत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।